हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट हमने बिजनेस स्टडीज में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में वी हैव डन सम टेक्निक गिवन बाय टेलर, राइट, जिसमें हमने वर्क स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह वगैरह और बहुत सारी हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट टेक्निक इसमें दी है टेलर ने, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये क्या कहता है? दिस टेक्निक फोकस ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस। नाम से पता चल रहा है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, तो वेजेस से रिलेटेड होएगा। वेजेस टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज, मतलब कि क्या है कि जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उससे उस हिसाब से हम वेजेस पे कर रहे हैं, ठीक है। जो थोड़ा कम अच्छा कर रहा है, जिसने टारगेट अचीव नहीं करा, उसको हम थोड़ा कम पे कर रहे हैं। इन शॉर्ट सिंपल टर्म्स में यही मतलब है, ठीक है, कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग हम उनको वेजेस पे कर रहे हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले तो हम कैटेगराइज करेंगे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज को, फिर हम क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स करेंगे। तो टेलर ने क्या क्या बताया? टेलर ने सजेस्ट किया दैट अ स्टैंडर्ड रेट शुड बी फिक्स्ड फॉर वर्कर्स प्रोड्यूसिंग टारगेट और आउटपुट। वर्कर्स के लिए हमने एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर दिया कि कितना वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा, इट मीन्स वो एफिशिएंट एम्प्लॉइज है, हम उसको हायर पे करेंगे। और वर्कर्स ने उस स्टैंडर्ड रेट से कम, थोड़ा टारगेट से कम प्रोड्यूस कर दिया, तो इनएफिशिएंट कैटेगरी में आ जाएंगे, देन हम उस केस में उनको थोड़ा कम पे करेंगे, राइट। एग्जाम्पल ले लो और क्लियर करने के लिए, आप एग्जाम में भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। दैट स्टैंडर्ड टारगेट कितना है हमारे पास? 10 यूनिट्स का, ठीक है। एट द रेट, स्टैंडर्ड रेट कितना है बच्चे? 50 रुपीज। मीन्स स्टैंडर्ड टारगेट दे रखा है हमारे को 10 यूनिट्स और उसका स्टैंडर्ड रेट फिक्स है 50 रुपीज, ठीक है। जिसने ये प्रोड्यूस कर दिया, अब इसमें 3 सिचुएशंस होंगी। एक वो एम्प्लॉइज जिन्होंने 10 की 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी, तो उन्हें क्या मिलेगा? 10 इंटू 50, 500 पर डे, ठीक है। स्टैंडर्ड टारगेट को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी एक्चुअल वेजेस पता चलेगी हमारे को, ठीक है। सेकंड वो एम्प्लॉइज होंगे जिन्होंने इससे ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, 10 की यूनिट थी, उन्होंने 12 प्रोड्यूस कर दी, 12 यूनिट प्रोड्यूस कर दी, ओके। अब 12 इंटू हमने क्या करा? उन्होंने ज्यादा प्रोड्यूस करा है तो हम कुछ वेजेस बढ़ाएंगे ना। अब उनका रेट भी हम क्या करो? थोड़ा सा बढ़ा दो, लेट इट बी 60 कर दो, ठीक है। तो 720 उनकी वेजेस आ जाएंगी, ठीक है। मैंने क्या करा? जो 10 की 10 टारगेट्स पूरा अचीव कर रही है उनको तो हमने 10 इंटू 50 करके उतना ही अमाउंट पे कर दिया। लेकिन कुछ वर्कर्स ऐसे भी है जिन्होंने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी, 10 के बदले 12 कर दी, तो थोड़ा तो उनको बनता है, वो एफिशिएंट एम्प्लॉइज में आ जाएंगे, ठीक है। उनको थोड़ा सा हमने ज्यादा पे कर दिया। 50 स्टैंडर्ड रेट था, अब स्टैंडर्ड रेट भी थोड़ा सा मैंने उनके लिए इंक्रीज करा। थर्ड हमारे पास वो आते हैं जिन्होंने 10 भी नहीं प्रोड्यूस करी, उससे भी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टैंडर्ड टारगेट 10 का था लेकिन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 8, ठीक है। तो मैं अपना स्टैंडर्ड रेट भी डिक्रीज कर दूंगी उनके लिए, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड टारगेट 320 हमारे पास आ गया। मैंने अपना, उन्होंने 8 यूनिट प्रोड्यूस करी, ठीक है, तो मैंने अपना स्टैंडर्ड रेट भी डाउन कर दिया, ठीक है। ये उनको वेजेस मिली। ये क्या हो गए? इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। अब इस टेक्निक के अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाहता है? वो लोगों के अंदर मोटिवेशन लाना चाहता है। अब देखो क्या होगा, जो एफिशिएंट एम्प्लॉइज होंगे, ठीक है, जिन्होंने अपना टारगेट टाइम पे प्रोड्यूस किया होगा, वो खुश हो जाएंगे, मोटिवेट रहेंगे ना, कि उनको काम ज्यादा प्रोड्यूस करने पे उनको ज्यादा मिल रहा है, राइट। वो मोटिवेट रहेंगे, वो एफिशिएंट कैटेगरी में ही बना रहना चाहेंगे, ठीक है, और अच्छे से करेंगे। और जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज होंगे, यानी कि ये वाली कैटेगरी के लोग, वो क्या करेंगे? वो देख रहे हैं हाय उनको ज्यादा मिल रहा है, उन्होंने ज्यादा मेहनत करी, उन्होंने ज्यादा प्रोड्यूस करा, राइट, तो अगली बार से वो भी और ज्यादा प्रोड्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इनएफिशिएंट भी कहीं ना कहीं एफिशिएंट वाली कैटेगरी में आने लग जाएंगे। यही तो कंपनी को चाहिए कि सारे एम्प्लॉइज बेस्ट काम करें, ठीक है।
This is all about differential piece wage system. Now, next technique and last technique given by Taylor is mental revolution. ओके, नाम से ही पता चल रहा है मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, मींस चेंज इन मेंटल आउटलुक, मेंटल एटीट्यूड। ठीक है, किसका एटीट्यूड? वर्कर्स और मैनेजमेंट का। देखो, मैंने पहले भी एफडब्ल्यू टेलर के उसमें भी मैंने डिस्कस किया था ये। ठीक है, क्या होता है बच्चे, जो वर्कर्स है और जो मैनेजमेंट है, दोनों एक दूसरे के राइवल्स बने बैठे होते हैं। कैसे? वर्कर्स को लगता है कि हम काम ज्यादा कर रहे हैं लेकिन हमें पेमेंट कम मिल रही है, और मैनेजमेंट को उल्टा लगता है कि वो काम कम कर रहे हैं वर्कर्स, हम उन्हें ज्यादा पे कर रहे हैं। राइट, तो दोनों का आपने दोनों की थिंकिंग एक दूसरे को लेके क्या है? अपोजिट है, नेगेटिव है। ठीक है, तो मेंटल रिवोल्यूशन यही कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस टेलर इंसिस्ट दैट Now both management and workers must change mental attitude towards each other. Mental revolution पहले डिफाइन कर दो, मीन्स पहले एग्जामिनर को बताओ तो सही, मेंटल रिवोल्यूशन होता है क्या? मीन्स चेंजिंग मेंटल एटीट्यूड of both workers and management towards each other. दोनों एक दूसरे के बारे में क्या करें? पॉजिटिव सोचना शुरू करें। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग लेके आए। इससे क्या होगा? कोऑपरेशन आएगी, काम और अच्छे से होगा, दोनों मिल बांट के करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? काम और अच्छा होगा। दैट इज नोन टू बी एज व्हाट? मेंटल रिवॉल्यूशन। अब बच्चे हमारे सिर्फ दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह, टेक्निक्स वगैरह, बड़े बड़े टॉपिक तुमने कवर कर लिए। ठीक है, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं दैट आर सम फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, बात सेम ही है, फीचर कह लो, नेचर कह लो। इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स है, ओके, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो फर्स्ट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है बच्चे? यूनिवर्सल एप्लीकेबल, मींस हर जगह एप्लीकेबल होते हैं ये। परवेसिव मींस यूनिवर्सल एप्लीकेबल। ठीक है, हर जगह पे अप्लाई होंगे ये, चाहे कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, शॉर्ट टर्म की है, लॉन्ग टर्म की है, बिजनेस का साइज छोटा है, बड़ा है, कोई मतलब नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हर जगह एप्लीकेबल होंगे। दैट इज व्हाई इट इज नोन टू बी एज परवेसिव। ओके, नेक्स्ट इज जनरल गाइडलाइंस। ये प्रिंसिपल बच्चे हमारे को प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइंस कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, हाउ टू सोल्व अ प्रॉब्लम। दीज जस्ट प्रोवाइड ओनली गाइडलाइंस, सम इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। दीज आर नॉट अ रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। ये कोई एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई, लो जी इसमें पूरे सॉल्यूशन लिखे हैं, उठा के कर दो, नहीं, सिर्फ हमारे को कुछ गाइडलाइन मिलेगी। ठीक है, एंड इवन अ सिंगल गाइडलाइन कैन सोल्व अ बिग प्रॉब्लम, राइट। थर्ड इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर नॉट फॉर्म्ड ओवरनाइट, की रात भर बैठे रोजी प्रिंसिपल बना दिए हमने ना। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने इनमें रिसर्च किया, ठीक है, फॉलो करके देखे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, ठीक है, प्रैक्टिस करी, तब जाके ये प्रिंसिपल्स मार्केट में आए हैं, आपकी बुक्स में आए हैं, जो आप इस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ही क्या होता है? विच कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है भाई, मार्केट में कुछ अलग से चेंज आया, कोई और फॉर्म आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स को। दीज आर नॉट रिजिड, कि एक बार बन के तो चेंज ही नहीं हो सकते। दीज आर फ्लेक्सिबल, मीन्स दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द मार्केट बिहेवियर, राइट। नेक्स्ट फीचर इज मेनली बिहेवियर। मेनली बिहेवियर का ये क्या है कि हेल्प करते हैं, दीज प्रिंसिपल हेल्प इन इंप्रूविंग द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज, बिटवीन सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कोज एंड इफेक्ट। दीज प्रिंसिपल टेल अस द कोज
साइड बाय साइड इफेक्ट द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन। ये हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये प्रिंसिपल अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा, क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ये प्रिंसिपल्स हमारे को उसमें भी हेल्प करते हैं। अब बच्चे रिजल्ट हमारे को बताएगा तो सही, लेकिन एक बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा हमारे को कि हाँ यही रिजल्ट होएगा। रफली आइडिया मिल जाएगा, थोड़ा बहुत हमारे को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है ये, ठीक है। Next is contingent, means these principles are contingent, means dependent on the situations, ठीक है, situation के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है, that's why these are contingent। अब हमने डिस्कस कर रहे थे फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज प्रिंसिपल, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें ये प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। सो फर्स्ट इज एक्ट एज अ गाइडलाइंस। ये तो हमने फीचर्स में पढ़ा था कि ये गाइडलाइंस करते हैं, गाइडेंस की तरह हेल्प करते हैं हमारे लिए, हमारे को गाइड करते हैं एक तरह से, ठीक है, कि कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें डील करना है। दीज डज नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन, जस्ट सिंपली प्रोवाइड अ गाइडलाइन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। दीज प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल, ठीक है, मैन मटेरियल का प्रॉपर एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन, कैसे उनसे काम करवाना है प्रॉपरली हमारे को हेल्प करते हैं ये प्रिंसिपल्स, ठीक है। सो दीज आर मेड, और ये प्रिंसिपल बनाए क्यों जाते हैं, टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है, एट लो कॉस्ट, खर्चा कम हो बेनिफिट ज्यादा मिले, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज साइंटिफिक डिसीजंस। देखो मैनेजर हैज टू टेक नंबर ऑफ डिसीजन इन एवरी डे, ठीक है, हर रोज उसे इतने नए नए डिसीजन लेने पड़ते हैं। सो दीज प्रिंसिपल हेल्प द मैनेजर टू टेक डिसीजन साइंटिफिकली, ओके। नेक्स्ट फोर्थ, मीटिंग चेंजिंग इन बिजनेस एनवायरनमेंट। ये प्रिंसिपल हेल्प करते हैं। अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में कितनी बार चेंजेस आते हैं, कभी लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, कोई सिचुएशन आ गई वगैरह वगैरह, चेंजेस बहुत सारे आते हैं, तो मैनेजर को उन चेंजेस से डील करना पड़ता है। ये प्रिंसिपल हेल्प करते हैं टू मैनेजर टू डील विद सच चेंजेस, सच चेंजिंग इन बिजनेस एनवायरनमेंट, ओके। नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल सिर्फ हमारे को गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं करते, साथ साथ हमारे को ये मैनेजर को हेल्प करता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी है हमें। लाइक प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन, ठीक है, वो हेल्प करता है क्या, कि हमें फेयर वेजेस देनी है टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के इंटरेस्ट को भी कंसीडर करना है, राइट। तो कहीं ना कहीं दीज प्रिंसिपल हेल्प इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, ओके। एंड लास्ट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में भी बहुत बड़ा हाथ होता है इन प्रिंसिपल्स का, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे, हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।